वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। ये पार्ट 25 जो कल रात को हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, लाइव मॉक की। जैसा कि पिछले वीडियोज में बताया जा रहा है आपको कि आपका इंटरव्यू दो पार्ट, इनफॉर्मल पार्ट और फॉर्मल पार्ट दोनों को मिलाकर होता है। आपकी शुरुआत इनफॉर्मल पार्ट से, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं या कब पास आउट किए या क्यों एपीओ बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। फिर फॉर्मल पार्ट लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड या बाकी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड। इंटरव्यू में सिर्फ सही जवाब दे देना ही काफ़ी नहीं, उस जवाब को आपने किस अंदाज में दिया यह भी काफ़ी मायने रखता है। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आई होप एंड बिलीव कि आप इन बारीकियों को समझेंगे। ये तमाम सारी बातें पिछले जो वीडियोज हैं पार्ट 1 to 24 सभी में काफ़ी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। हर पार्ट में एक ही चीज़ और वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हम लोगों का ये इंटरव्यू का कोर्स कंक्लूड हो चुका है। हमारे कोर्स में मॉक प्लस ट्रेनिंग प्लस टीचिंग प्लस 1-to-1 सेशन, 4 चीज़ें मिला के हम लोगों ने इस बार मॉक किया था। अब चूंकि सिलेबस कंक्लूड है, अभी इंटरव्यू चलेगा, तो मॉक कंटिन्यू होते रहा और कंटिन्यू होता रहेगा। और फॉर्मल पार्ट के क्वेश्चन, कभी इनफॉर्मल पार्ट के क्वेश्चन, कभी रैंडम क्वेश्चन, कभी कुछ कभी किसी से, तो ऐसे सो डेट यू रिमेन इनटू द एक्टिविटी, यू रिमेन यूज टू। जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, हम लोग इस बार ये इंटरव्यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें ये जो नंबर लिखा हुआ 9262810582 पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और बिहार एपीओ लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको ग्रुप में, फ्री ग्रुप जो इंटरव्यू का है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। हर संभव सहायता आपकी की जाएगी सो फार एज बिहार एपीओ इंटरव्यू इज कंसर्न। सारी अभी इंटरव्यू चल रहा है। इस समय जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय सुबह के 11:10 हो रहे हैं। तारीख 3 अक्टूबर, तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू, फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है। बच्चे जा रहे हैं, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पेश हो रहे हैं। अब इंटरव्यू दे के वो निकलते हैं तो जरूरी मुझे भी फ़ोन करेंगे। देखिए, ये सारे कैलकुलेशंस, जैसे मान लीजिए कि आज आईपीसी से पूछा गया, कल को कोई जरूरी नहीं कि आईपीसी से ही पूछा जाए। कल को कोई जरूरी नहीं कि आज जो टॉपिक पूछे गए वो कल भी पूछे जाएंगे। इंटरव्यू बोर्ड की मर्जी है, वो चाहे जो टॉपिक समझे उसे पूछ लें। मैं जस्ट एक जोक आपसे शेयर करना चाहूँगा। जस्ट जोक है, किसी को इंसल्ट करने के लिए ऐसा नहीं है। मैंने भी इस जोक को कहीं पढ़ा था, सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था, और जोक के पर्पज से, हास्य के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन रेड लाइट जंप कर गया, तो चालान की जगह उन्होंने 500 का नोट दे के काम चला लिया। तो उन्हें कहा गया कि भैया जाओ आगे, अगर कोई ऐसी नौबत हो तो थम्स अप बोल देना। अब उन्होंने सोचा कि ये थम्स अप तो कोड हो गया, जब मर्जी लाल बत्ती जंप करो और कोई बात हो तो थम्स अप बोल दो। अगले दिन उन्होंने अपने घर वालों के साथ, और कि देखो मैं कितना ऐसे हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, जानबूझ के एक रेड लाइट जंप कर दी। उन्हें रोका गया तो बोलते हैं थम्स अप। तो कहा जाता है उतर नीचे, आज थम्स अप नहीं, आज कोका कोला है। तो ये एक जस्ट जोक था, मैंने भी कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पे ही।
तो बस मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा, ये आप अपने हिसाब से पता जरूर रहिए, अपडेटेड रहिए कि क्या पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो पूछे जा रहे हैं वही अगले दिन भी पूछा जाएगा। इस तरह की चीज़ों से अपने आप को अलग रखिएगा, दूर रखिएगा। हो सकता है वो चीज़ें ना पूछी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज पूछे जा रहे हैं, अभी जो पूछे जा रहे हैं वही फिर आगे पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों में आपका उल जलूल में टाइम बर्बाद होगा। कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, नहीं होगा, निगेटिविटी आती जाएगी। इंटरव्यू इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी में पॉजिटिव फैक्टर कितने हैं, निगेटिव फैक्टर कितने हैं। मैं भी देखता हूँ अब तक जितने जो इंटरव्यू के प्रयास होते रहे, तो लीगली स्पीकिंग इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है। आपकी द वे यू स्पीक, एक पुरानी कहावत है, जिस तौर तरीके से, जिस अंदाज से आप बोलते हैं, वो अंदाज आपके व्यक्तित्व की पहचान कराता। तो आपसे इन्हीं कारणों से साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अरे भैया आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ क्यों चले आए, आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोज में आप देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अब ऐसे भी कि आप कंपटीशन दे रहे हैं, कल को आपका जुडिशरी में हो गया तो आप चले जाएंगे। पिछले किसी इंटरव्यू में एक स्टूडेंट था, तो पीएचडी भी उसकी चल रही थी, तो और काफ़ी टाइम हो गया था, उसका सिलेक्शन उसका नहीं हो रहा था। उसके साथ आलम ये था, उसके दिमाग में बैठ गया था कि भाई पुराने स्टूडेंट को नहीं लेता और उसका हो नहीं सकता, और बाई चांस उसके इंटरव्यू में भी कम नंबर होता था। तो जब मेरे से मुलाकात हुई, मेरे से कुछ हमने उसे पढ़ाया लिखाया, आगे को बढ़ाया, तो मैंने उसे कहा कि भैया इंटरव्यू में ये क्राइटेरिया नहीं है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको नहीं लेंगे और नए वाले को लेंगे। इस तरह का कोई मापदंड नहीं है, इस तरह का कोई भी मापदंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन में नहीं आ सकता, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। प्राइवेट इंटरव्यू में किसी प्राइवेट पोस्ट पे हो, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट डिपार्टमेंट, जैसे कोई कंपनी या मार्केटिंग का हो, तो उन लोगों में ये रहता है कि भाई जॉब कमिटमेंट। इस बिहार एपीओ इंटरव्यू में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका आज एपीओ में हो गया तो कल को आप रिजाइन करके जुडिशरी में नहीं जा सकता। यू आर फ्री टू, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इस तरह को लेके तमाम बकवास भरी चीजें, सोशल मीडिया पे काम की भी चीजें हैं और फालतू फालतू चीजें भी बहुत है, वो आप देखते ही हैं। मुझे तो बहुत कम टाइम मिलता, मैं यूट्यूबर बन नहीं पाया ना कोई, खैर एनीवे। तो इस तरह की उल जलूल चीजें, इन चीजों से आपका इंटरव्यू डिसाइड नहीं होता। हाँ, आपसे पूछा जाए कि भैया इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे। अब उन चीजों का अगर आप रीजनेबल आंसर देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, इस तरह के उल जलूल क्वेश्चंस सिर्फ ये चीज जानने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी पे भरोसा किया जा सकता नहीं किया जा सकता, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पोस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप इफेक्टिव तरीके से अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन चीज़ों के लिए अब वहाँ पे आप झूठ बोल देंगे, पकड़े गए तो आप
वो आपको नहीं कहेंगे कि झूठ बोला, वो कहेंगे वाह अच्छा किया आपने। आपको एहसास ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या जज किया। फिर फॉर्मल पार्ट में, तो फॉर्मल पार्ट इसलिए पूछा जाता, फॉर्मल पार्ट की आपकी जानकारी तो है, अब वो जानकारी आपकी रट्टा मार के है या थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी समझते हैं, क्लैरिटी का लेवल क्या है, ताकि आपको सही तरीके से ट्रेन किया जा सके। तो इन कारणों से इंटरव्यू दोनों पार्ट का, इनफॉर्मल पार्ट और फॉर्मल पार्ट, दोनों का कंबाइंड असेसमेंट होता है। अगर आपका इनफॉर्मल पार्ट सही है तो फॉर्मल पार्ट में अगर कुछ सवाल ना भी आए तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो खैर ये सारी बातें मैंने रिपीट ही की है, पिछले वीडियोज में इन्हीं सारे बातों को बताया, लेकिन किसी दूसरे तौर तरीके से। अब चूंकि हमारे यहाँ वो रिकॉर्डेड लाइन वो सारी चीजें नहीं होती, मैं देख देख के बोल रहा हूँ, जो नेचुरल, जो समझ में आया, एक सिंपल इंसान की तरह मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। एक बच्चा था, उसका सिलेक्शन हुआ, वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, कभी वो विशाखापट्टनम में, कभी वो जयपुर वाले कहीं में, फिर कहीं नॉर्थ ईस्ट में, वो भी। तो उसे इंटरव्यू के दौरान कह दिया गया कि आप तो, वजह क्या रहती है कि यहाँ से जॉब छोड़ के वहाँ, वहाँ से जॉब छोड़ के वहाँ, वहाँ से जॉब छोड़ के वहाँ। हमने उसे सिखा रखा था कि ऐसे सवाल हो तो कहना कि सर कर्म भूमि पहले से तय होती है, जहां जहां किस्मत वहां जाना पड़ता। उसने लाइटली मुस्कुराते हुए कहा। पहले इसी सवाल के जवाब वो आर्गू कि ये था वो था। हमने कहा कि भैया देखो, एक स्टूडेंट पे इंटरव्यू बोर्ड के पास कितना टाइम है, तुम पूरी कहानी सुनाओगे? अरे ये सारी चीजें इमैटेरियल है, द वे यू आंसर वो ज्यादा। उसने कहा, उसे बड़े अच्छे नंबर आया, सेलेक्टेड हुआ। तो पॉइंट इज दिस कि इन सारे चीजों का आपको रीजनेबल आंसर देना है, अच्छा एक्सप्लेनेशन, अच्छा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। उन तौर तरीकों से आपकी पर्सनालिटी की एक अच्छी असेसमेंट हो सकती है। कई सारे ऐसे भी सवाल आपके थेफ्ट से, कि रॉबरी में हम लोग जानते हैं कि द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में बी रॉबरी। इन एवरी रॉबरी आइदर देयर इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में इमीडिएट फियर नहीं होता, रॉबरी में इमीडिएट फियर होता। रॉबरी में अगर आपने रॉबरी के अटेम्प्ट के दौरान अगर हर्ट आपने किसी को कर दिया, इंजरी हो गई, तो इस वीडियो में आप देखेंगे वो सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो हम लोग तो इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। स्क्रीन पे लिखे हुए और खासकर ये जो नंबर है मैं आपको दिखाता हूँ, 9262, ये वाला जो नंबर है, इस पे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, बिहार एपीओ इंटरव्यू लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको हमारे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। हम उन चीज़ों को देखकर अपनी आगे की पॉलिसीज को तय करते हैं। आप अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप बताइए। पिछले कुछ आप पार्टिसिपेंट का जो साउंड है उसके क्लैरिटी में इशूज है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट हैं कोई दूर पे है, वहाँ पे वाईफाई उनका नहीं है, मोबाइल नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जो साउंड हमें रिसीव होती है उस साउंड की क्वालिटी ही वैसी ही होती है। हम लोग भी नहीं समझ पाते कि वो पार्टिसिपेंट बोल क्या रहा है। तो आप हमारी साउंड देखेंगे तो हमारी साउंड आपको थोड़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बाकी और भी कई सारे गैजेट्स, अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा एक इशू हो सकता। तो खैर चलिए, एनीवे
अपने कमेंट्स दीजिए। अंत में ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर उन ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स जो बिहार एपीओ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय। सिलेबस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है सारा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट्स। अब आपका रह गया, जिन बच्चों का रह गया है उनका आपका रह गया इनफॉर्मल पार्ट। जो नए स्टूडेंट्स हैं पुराने वीडियोज को देख जाएंगे एक एक करके, और जो आपका इनफॉर्मल पार्ट रह गया है पहले वाले वीडियोस देख के उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और सेकेंडली इनफॉर्मल पार्ट का 1-to-1 सेशन है आपका। तो अभी तो जो 3 तारीख से 7 तारीख तक वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से जिन लोगों के रह गए हैं या जिनको कोई इशूज है उनको दिया जा रहा है। जो सेकेंड फेज वाले स्टूडेंट हैं उनका इनफॉर्मल 7 या 8 तारीख से शुरू किया जाएगा क्योंकि उनमें टाइम है। और सिलेबस वंस कंक्लूडेड तो अब एट रैंडम सवाल पूछे जाएंगे और अपना अपना हैंड रेज कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। तौसीफ सर आ गए। वेलकम तौसीफ सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बच्चे लोगों को मैं यही कह रहा था अभी कि इनफॉर्मल पार्ट ही अब बच गया है। फॉर्मल तो हम लोगों ने कल ही सारा सिलेबस कंक्लूड कर दिया और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का एट रैंडम सवाल पूछा जाएगा। बच्चे लोग अपना हैंड रेज करेंगे और वो वही मिक्स चलता। अब का टाइम है कि आप जितना रिवाइज कर सकें आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का, माइनर एक्ट का टॉपिक्स आपको बता दिया गया, स्पेशल मैसेज किया गया ग्रुप में। उस मैसेज को नोट डाउन कर लीजिएगा और वो स्पेशल मैसेज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीजें मतलब वो हम लोगों के इंस्टीट्यूशन की बहुत कॉन्फिडेंशियल सी चीजें हैं और वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग क्लासेज में यहाँ बोल नहीं सकते, लेकिन जो ग्रुप में पोस्टिंग की गई है, जो इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, उनको आप जरूर कॉपी में नोट कर लेंगे और आप जरूर ये लेके चलें कि आईपीसी से मेजर टॉपिक, एविडेंस से मेजर टॉपिक फोकस रहेगा एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी। सीआरपीसी में ट्रायल प्रोसीजर्स और बिल्कुल कूल होके एग्जाम देना है, अपना इंटरव्यू देना है। बिल्कुल किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। आप जितना कूल रहेंगे उतना ही कंफर्टेबल होंगे और आपका एग्जाम उतना ही बेहतरीन होगा। और जिन स्टूडेंट्स का 4 तारीख को इंटरव्यू है, 4, 5, 6, 7, अगर उनका इनफॉर्मल किसी कारण से नहीं हो पाया है तो इमीडिएटली मुझे कॉल करेंगे, उनका इनफॉर्मल कराया जाएगा। एंड नाउ ओवर टू यू तौसीफ जी। एट रैंडम सवाल पूछिए और ये क्लासेज 1 घंटे तक ही चलेंगे। आपको रिवाइज किया जाएगा एट रैंडम। जिन्हें अगर आवश्यकता होगी कुछ और की तो उनके लिए देख लिया जाएगा, लेकिन अब टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हम लोगों का 32 बिहार का मेंस का बैच अभी थोड़ी देर पहले हम और तौसीफ जी क्लासेस ले रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम अब उधर हम लोग लगा रहे हैं। आप क्या तौसीफ जी, इन लोगों का सिलेबस तो कंक्लूड हो ही गया फॉर्मल पार्ट का? हाँ सर, सिलेबस हो चुका है। अब बस रैंडमली हाँ, आप ओवर टू यू, आप पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, आपने तो कोई बताया मुझे सर्विस ट्रायल और कॉमन ट्रायल में क्या डिफरेंस है? दोनों का प्रोसीजर है। जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि समरी ट्रायल और कॉमन ट्रायल में बताइए। अपना वीडियो ऑन करके और उसी तरीके से आपको बताना है जैसे आप इंटरव्यू दे रही हैं। और अगर मान लीजिए कि जस्ट 1 सेकंड, अगर मान लीजिए किसी कारण से अभी वीडियो ऑन करने की पोजीशन में नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑडियो पे ही बताइए।
लेकिन आगे से सभी बच्चे लोग जब आपको जवाब देना है ना, तो आप अपना वीडियो ऑन करके, ताकि हम लोग भी देख सकें कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, कैरी ऑन स्नेहिल। जी सर, समन ट्रायल के बारे में 259 से लेकर के 251 से लेकर के 259 तक बताया गया है। और जो समरी ट्रायल है उसके बारे में 260 से लेकर के 265 तक बताया है। जो सर समन ट्रायल होता है, इसमें अभियुक्त को पहले अभियोग का सारांश बताया जाता है, और इसमें सर उन्मोचन, डिस्चार्ज और डिस्चार्ज का आरोप का प्रावधान नहीं है। और जो समरी ट्रायल होता है उसमें 3 महीने का, मतलब 3 महीने का कारावास का दंड उसमें दिया जाता है, और उसमें 1000 रुपए का पनिशमेंट लगाया जाता है। दोनों में पनिशमेंट में कुछ डिफरेंस है या सेम है? तो पनिशमेंट में समरी ट्रायल जल्दी खत्म होता है या समन ट्रायल भी करता है डिफरेंस? जल्दी खत्म होता है, और समन ट्रायल जल्दी खत्म नहीं होता है सर, क्योंकि समन ट्रायल में पहले अभियोग का सारांश बताया जाता है, और अगर अभियुक्त अपने दोषी होने का विश्वास करता है तो उसके दोषी होने के विश्वास पर उसे दोषी किया जाता है, और अगर नहीं, मतलब दोषी होने का विश्वास वो नहीं कर रहा है, तो फिर उसके मामले में उसे आगे उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। आप बहुत सिंपल बोल रहे हैं। मुझे ये बताओ, समरी ट्रायल में किसको पावर है? किसको पावर है समरी ट्रायल के? जी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कह रहा हूँ समरी ट्रायल में किस जज को पावर है ट्रायल करने का? जी सर, सीजीएम को है, और सर महानगर मजिस्ट्रेट को है, और सामान्यतः लेकिन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगर उन्हें हाई कोर्ट सुपुर्द करता है तो वो कर सकते हैं। समन ट्रायल समन ट्रायल मजिस्ट्रेट का बताया गया है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं बताया गया है। कुछ नहीं बताया गया है। कोई एग्जाम्पल है समन ट्रायल में कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? सर समन ट्रायल ऐसे मामलों का होता है जिनमें आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ने कमिटल कर दिया केस को, तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन कोई चार्ज ड्रॉप कर सकता है? अगर वो चार्ज ड्रॉप हो गया और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर नहीं है, तो क्या वो फिर नीचे भेज सकता है? तो नहीं बताइए। सर क्वेश्चन क्या है, समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ मजिस्ट्रेट ने कमिटल किया है किसी केस को, कोर्ट ऑफ सेशन के पास गया, कोर्ट ऑफ सेशन क्या कोई चार्ज उसमें से ड्रॉप कर सकता है? सर चार तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं ले रहा है, आरोप का गठन तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। उसका गठन ये बताइए, जेएम वन के पास पावर है चार्ज फ्रेम करने का? ये सर पावर है। ये चार्ज फ्रेम करने के बाद उसको ऐसा लगता है इसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए, तो उसको भेज सकता है कोर्ट ऑफ सेशन? जी सर भेज सकता है। वो भेज दिया, भेजने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है कि चार्ज नहीं होना चाहिए, जो लगा हुआ है, तो क्या वो क्या कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन? और उनको फिर चार्ज लगेगा कि सर मजिस्ट्रेट द्वारा मतलब विचार नहीं है, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज सकता है। सेक्शन में भेज सकता है। सेक्शन पे पब्लिक नहीं आ रहा है सर, लेकिन वो भेज सकता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल करेगा। श्योर है आप? जी सर हम श्योर। सेक्शन आपको नहीं बताया? अगर तो मैं क्वेश्चन में अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। चार्ज अगर ऑल्टर करने की बात है तो कर सकते हैं, अगर मेक ओवर करने की बात है सब तो वो करना है, और मतलब कि क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रही हूँ अभी जैसे। मैं बता रहा हूँ सर क्या सेक्शन 406 में करेगा, 408 में करेगा? नहीं। ट्रांसफर। जी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज क्वेश्चन। मैं सवाल भी पूछता था। सपोज कीजिए जेएम बन गया, उसने कमिटल किया जी सर। केस को, जब कमिटल किया तो कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल अगर कमिटल किया
फॉर्मेशन तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ड्रॉप किया ये जो सोच के बोले सोच के इसका नहीं मानना है, थोड़ा सा ब्रेन अपना यूज कीजिए जी जी और उसके बाद रीजनिंग का काम कीजिए। नहीं दे पा रहे आप लोग तो कीजिए, जी क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना हमें डिस्कशन करने का। आप सर 2 to 8 में होगा क्या सर कि वो क्या कहता है भेज देंगे क्या कहता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में वारंट ट्रायल के पुलिस तो ये क्या कहता है? वो डिस्चार्ज के यानी कि पहले को चांस है कि सेशन कोर्ट में यदि कोई केस भी और उसे लगता है कि ये उसके द्वारा इस में ट्रायल नहीं है तो वो फिर सीजीएम के पास और वारंट है एक केस के जैसे ट्राई करने के लिए। भेज देगा आप। यस सर उसे सही लिखा है कि मतलब चार्ज ड्रॉप कर सकता है, या लिखा है उसको लग रहा है ऐसा कि मेरे इसमें नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, मैं सीजन को भेज देता हूँ। क्या लिखा है उसमें? 2 to 8 में तो है सर ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। ठीक है, बाकी लोग बताइए। सर 2 to 8 क्लॉज ए में है। दूसरा तो बता रहा हूँ। नहीं सर सर हमने तो बताया कि अगर सेशन जज के द्वारा ट्राइबल है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन दोनों में क्या फर्क है? तो ये सर। यस ये तो फर्क है एक्सक्लूसिवली हैंड रेस किया तो ठीक है। चलिए यश जी बताइए, आप बताइए। सर एक्सक्लूसिवली ट्रायल में सर वो सेक्शन 14 कम्युनिकेट दे सकता है उसके और जहाँ पे टोटली कॉम्पिटेंस दे सकता है उसका। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन में आपका कॉम्पिटेंस होगा, ये कह रहा हूँ। सर कॉम्युनिकेट हाँ सर मतलब वो डॉक्यूमेंट के बैठ सकता है। ठीक है, आप दूसरा चीज बताइए क्या बोल रहे हैं? दूसरा भी नॉर्मल ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। सर नॉर्मल वाले में सर ये अगर ये क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट को लगता है कॉम्युनिकेट करने के बाद कि जो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो वहाँ पे वो मास्टर कर सकता है। चलिए ठीक है, यश जी हो गया। मनीष आप बताइए। एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है मतलब एक्सक्लूसिव पावर है कोर्ट ऑफ सेशन को उसका कम्युनिकेशन करने का जैसे सेक्शन 199 का और ये जो लिखा हुआ है कि कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन मींस वो 323 में कमिटेड करेगा कोर्ट ऑफ सेशन का, इसके बाद वो कोर्ट ऑफ सेशन अपना एग्जीक्यूशन माइंड से या तो ट्रायल को प्रोसीड करेगा या फिर फिर बताइए 209 में कोई लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय जी, कोर्ट ऑफ जी। सेशन? 209 में एक्चुअली if the offense is exclusively trial by court of session, तो 209 में before taking the cognizance मतलब at the investigation stage में ही अगर लगता है मजिस्ट्रेट को तो 209 में ट्रांसफर कर देगा और 223 में 209 क्या है? सर 209 में भी कमीशन होता है ना? जी 209 होता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज वैसे ही अपीयरेंस होता है कि उसका वैसे ही उसको लगता है कि इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय मी ही विल कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वन सेकेंड हम लोगों को इंटरव्यू में सोच समझ के बोलना है। अभी मनीष जी आपसे निकला कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जब हाँ तो देखिए सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू में अगर एक शब्द भी स्लिप ऑफ टंग हो गया आपको तो इंटरव्यू बोर्ड उस चीज को पकड़ के बैठ जाता है। तो अगर इन केस होता है, मेरे से मैं क्लास लेता हूँ, मेरे से भी कई बार गलतियां हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी स्लिप ऑफ माइंड। तो इंटरव्यू में कभी भी अगर ऐसा हो कि कुछ गलत बोल रहे तो इमीडिएटली जैसे ही पॉइंट आउट तो सॉरी बोल देना है। ये नहीं करना कि सर स्लिप ऑफ टंग, आपको सिर्फ सॉरी सर यस आई कमिटेड मिस्टेक। पोलाइटनेस, अपना पोलाइटनेस और डिसेंसी हमेशा हाई रखना है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए सेक्शन 209 दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन,
तो जो ऑफेंस जिसमें डाउट नहीं है और कि कहाँ पे ट्रायल हो, अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये डाउट कैसे जनरेट होती है। पुलिस जो है उन्हें लिमिटेड ट्रेनिंग दी जाती है कि इस स्टेटमेंट से ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जो विटनेसेस के बयान हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या जो फॉरेंसिक एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी कलेक्ट हुए हैं, तो एक दो सिचुएशंस एराइज हो जाती है। या तो पुलिस ने बिल्कुल ठीक तरीके से चार्जशीट में चार्जेज मेंशन करके, चार्जेज मेंशन मतलब वो सेक्शंस, प्रॉपर सेक्शंस लगा के कोर्ट में चार्जशीट जमा किया। सेशन कोर्ट में डायरेक्ट केस भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, पहले मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आएगा तब सेशन कोर्ट में जाएगा, या सेशन कोर्ट में भी, मैं आईपीसी ऑफेंसेज की बात कर रहा हूँ, स्पेशल जो स्टैट्यूट है उनके अलग अलग प्रोविजंस हैं। कुछ में है कि डायरेक्टली सेशन कोर्ट में ही जाएगा, कुछ में मजिस्ट्रेट के द्वारा जाएगा। तो सो फार एज आईपीसी इज कंसर्न, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जेस जो उनकी समझ में आया फ्रेम कर दिया। चार्जशीट क्या ऑफेंस के हिसाब से पुलिस फाइल करती है, या पुलिस चार्जशीट सिर्फ जिस मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन है वहाँ फाइल करेगी? ऑफेंस के हिसाब से फाइल करेगी। अगर 300 वन सेकेंड ये कंफ्यूजन होगा तो फिर टीचिंग का कोई फायदा नहीं है। सुनिए इसको, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई 376 का ऑफेंस है, चार्जशीट सेशन कोर्ट में फाइल होगा या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में? मजिस्ट्रेट की कोर्ट। यस करेक्ट। तो अब जैसे ऐसे ऑफेंस में डाउट नहीं है, कमिटल हो गया, आगे को कमिटल हो गया, सेशंस कोर्ट में गया मसला, और वहां पे एविडेंस और स्टेटमेंट देखने से ऐसा लगता है कि सेशन ट्रायल केस नहीं है, मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है। तो वैसी स्थिति में अब सवाल ये पैदा होता है कि सेशन कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगी कि मजिस्ट्रेट का कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा। अब वैसी स्थिति से 209 इज क्लियर, केस एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट गया, बात खत्म। सेशन कोर्ट पहुंचने के बाद होता क्या है कि सेशन कोर्ट कम्स टू द ओपिनियन कि केस नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय सेशंस कोर्ट। तो वैसी कंडीशन में सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम करके केस को वापिस कर देगी सीजीएम को या मजिस्ट्रेट को। और इन हालातों में हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है सेक्शन 228 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। अगर आप में से किसी के पास है तो पढ़ के सुनाइए, स्लोली और केयरफुली पढ़ना है। एनी ऑफ यू? Section 2(8) Framing of charge. If after such consideration and hearing as aforesaid, the judge is option that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which जस्ट वन सेकंड देखिए, कौन से कोर्ट के द्वारा कौन सा ऑफेंस ट्रैवल है, ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हैंड रेज कीजिए। यस सभी है। कौन सा ऑफेंस का ट्रायल कहाँ पर चलेगा, यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है? 228 में। अब फिर सवाल, अगर सवाल को बगैर समझे तपाक से जवाब देंगे ना तो फिर सारा सत्यानाश होगा। हम लोग कितनी बार, सॉरी मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, आप ही के लिए कहा जा रहा, अगर तपाक से जवाब देने की आदत नहीं छूटेगी तो फिर हमारा बेड़ा गर्क होना है। सवाल क्या था मेरा, आप में से एक आदमी बताइए, कोई भी बताइए। कौन सा केस किस कोर्ट के द्वारा ट्रायल होगी, कहाँ से पता चलेगा? ये सवाल था मेरा, और तपाक से जवाब आया 228। अब जस्ट एक मिनट, 1 by 1 प्लीज। 26 सेक्शन। अरे एक मिनट चुप रही है, आप पेशेंट लिसनर बनिए। जब इंटरव्यू बोर्ड में भी अगर बोर्ड बोल रहा है और बीच में आप बोल पड़ेंगे
तो फिर उसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है आपको। ये हैबिट चेंज कीजिए। ये आपके लिए आप यही सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं इंटरव्यू में, कि अब जब मान लीजिए कि कोई फैकल्टी मेंबर बोल रहा है यहाँ पे, तो पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, आप ही के लिए बोला जा रहा। और मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चे लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं ट्रेन कर सकूं। तो मतलब आप एक रूटीन बनाइए कि सवाल सुनने के बाद 1 से 2-3 सेकंड का पॉज दीजिए। ये जो गलतियां हो रही है सिर्फ पॉज नहीं देने के कारण हो रही है। जैसे ही आप पॉज देना स्टार्ट करेंगे तो ये गलतियां नहीं होगी। अब मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। यस सबिहा, ये कैसे हमें पता लगेगा कि किस ऑफेंस का ट्रायल किस कोर्ट में होगा? ये बात कहाँ लिखी हुई है? सीआरपीसी में पूछी दी गई है, उसमें बताया गया है कि सीआरपीसी में कहाँ पे लिखी हुई है ये चीजें? 320 रॉन्ग, गलत। सर जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे, सबको मौका मिलेगा। कहाँ लिखी हुई है? शेड्यूल 1 and 2 है सर। यस, शेड्यूल 1 सीआरपीसी निकाल के देखिए। चलिए, ये शेड्यूल से हमें किन किन चीजों का पता लगता है? सीआरपीसी के शेड्यूल से यस आप शेड्यूल को देखिए, सारे कॉलम्स जो लिखे हुए हैं ना, उन कॉलम्स को देखिए और जस्ट चलिए बताइए। प्राप्ति पद्धति लिखी हुई है, कौन से मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे अपराध का वो लिखा हुआ है। और सर उसमें दंड की मतलब लिखा हुआ है, दंड की संख्या कितनी रहेगी, सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा या मजिस्ट्रेट कोर्ट ट्रायल करेगा, ये सारी बातें लिखी हुई। आपने इस जवाब में क्या छोड़ा? एक छूट रहा है, क्या? अवेलेबल नॉन अवेलेबल। यस, तो कॉलम वाइज देख लीजिए। कॉलम 1 में सेक्शन, कॉलम 2 में ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन, कॉलम 3 में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कॉलम 4 में भूल गया। आप लोग देख के बताइए। कॉलम 4 कॉलम 3 में पनिशमेंट लिखा, कॉलम यस, कॉलम 3 में पनिशमेंट, कॉलम 4 में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। कॉलम 3 में क्या लिखा हुआ है? पनिशमेंट। पनिशमेंट। फर्स्ट में सेक्शन, देन 2 में ऑफेंस, देन 3rd में पनिशमेंट, 4th में सर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, 5th में बेलेबल और नॉन बेलेबल, और 6th में सर बाय बट कोर्ट ट्रायल। हाँ, तो ये कॉलम वाइज आप याद रखिएगा। आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई बहुत बड़ा और डिफिकल्ट, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो कॉलम जरूर याद रखिएगा। ये कॉलम वाली बात खत्म। अब सेशन कोर्ट में चार्जशीट आ गया है। सेशन कोर्ट को लगता है कि भाई सेशन ट्रायल केस नहीं है ये, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सेशन ट्रायल केस नहीं है तो चार्ज सेशन कोर्ट फ्रेम करेगी या नीचे की कोर्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेज दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट की कोर्ट फ्रेम करेगी? दिस इज द क्वेश्चन। और इसके लिए यस राज। सर मेरा पहला आंसर गलत क्वेश्चन जो आपने बोला ना, सिर्फ 170 ट्रायल में कोर्ट ऑफ सेशन में सर कंप्लेन के बाद चार्ज फ्रेम कोर्ट ऑफ सेशन ही करता, और बाकी सर कैसे अगर कमिटी ग्रुप भी है तो कोर्ट चार्ज कमिटी फिर वापस भेज सकता है। हम चलिए एनीवे, अब देखिए ये जो सीआरपीसी में एक्सक्लूसिवली ट्रैवल और एक्सक्लूसिवली ट्रैवल जो डिक्शनरी का ऑर्डिनरी मीनिंग है एक्सक्लूसिव का, जैसे एक्सक्लूसिव शोरूम, जैसे वो जो मुकदमे हैं, अब मान लीजिए कि एक ऑफेंस सेशन ट्रायल है और दूसरा ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्रायल है, कहाँ चलेगा ये मुकदमा? चलेगा। करेक्ट। तो ये सारे चीज को नोट कर, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अगर एक भी ऑफेंस सेशन ट्रायल है, मान लीजिए कि 6 सेक्शंस लगे हैं, उन 6 सेक्शन में सिर्फ एक सेक्शन सेशन ट्रायल है और बाकी के बाकी सारे सेक्शन जो लगे हैं वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो मुकदमा कहाँ चलेगा, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशंस की कोर्ट में? और आप क्या बोलेंगे, सेशंस बोलेंगे या सेशन बोलेंगे? सेशंस बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। सेशन कहीं आप देखिएगा सीआरपीसी में कहीं भी सेशन, ये कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है आपके 228 में, लेकिन नॉर्मली कहा जाता है सेशंस जज, एस लगाया जाता है। तो यस यस तुलसी, चलिए। तो अब ये जो क्लॉज ए है सेक्शन 228 के सब सेक्शन 1 का, इसको पढ़ दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। He is not exclusively triable by the court of session. He may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate, or as the case may be, the judicial magistrate of first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on the report. आप लोग सारे लोग क्लॉज ए को ध्यान से पढ़िए और अपने पास मनाली माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ, आप लोग सारे लोग क्लॉज ए पे नजर रखिए। मैं क्लॉज ए से सवाल पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें खूब पूछी गई हैं पिछले इंटरव्यूज में। तो मेरा सवाल है कि सेशन कोर्ट में चार्जशीट आ गई, सेशन कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये सेशन ट्रायल नहीं है जो चार्जेज वगैरह, तो क्या इट इज कंपल्सरी फॉर सेशन कोर्ट दैट इट विल फ्रेम द चार्जेज, और ये केस को मजिस्ट्रेट के पास भी भेज दे सकते हैं चार्ज फ्रेम करने के लिए? यस डीडी, हैंड रेज किया, बताइए। इसमें मतलब कि मे लिखा हुआ है सब, तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो चार्ज फ्रेम नहीं करे। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या है कि चार्ज को फ्रेम भी कर सकता है, अदरवाइज जो है सीजीएम या अगर सेशन कोर्ट मान लीजिए चार्ज फ्रेम नहीं करती है तो सेशन कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? तो चार्ज फ्रेम करने के लिए फिर ऑर्डर करेंगे और जो है ट्रायल करने के लिए। अब देखिए इट में तो सेशन कोर्ट चाहे तो चार्ज फ्रेम कर सकती है या नीचे भी भेज सकती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने के लिए। सेशन कोर्ट चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑन चार्ज, कि ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है ये ऑफेंस और ये ऑफेंस ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सो एंड सो, एंड हेंस दिस केस इज रिमांडेड बैक टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और लाइक जो भी अब आगे हो, एंड द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इज डायरेक्टेड टू फ्रेम द चार्ज अकॉर्डिंगली। जो सेशन कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उस समय सेशन कोर्ट दोनों को सुनेगी। तो क्वेश्चन इज कि जब ऐसा कोई कंफ्यूजन हो कि कौन सा सेक्शन बन रहा, अरे ट्राइबल कौन से कहाँ पे, कौन सा ऑफेंस कहाँ ट्राइबल है, ये कंफ्यूजन हमें तब होता है कौन सा ऑफेंस कहाँ ट्राई किया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर, कौन सा ऑफेंस का ट्रायल कहाँ होगा ये शेड्यूल में दिया हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो एलिगेशंस हैं चार्जशीट में उसके बेसिस पे कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है इसमें हो सकता कंफ्यूजन, और जो एलिगेशंस इनटू द चार्जशीट हैं उन्हीं के बेसिस पे चार्ज फ्रेम किया जाता है।
तो सेशन कोर्ट की इच्छा है, खुद चाहे तो सेशन कोर्ट भी चार्ज फ्रेम कर सकती है या मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है। तो इज दिस पार्ट ओवर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड जो डिफरेंस है आपके समरी ट्रायल में और समन्स केस के ट्रायल में, तो इसके लिए कौन सा सेक्शन रेलिवेंट है? समरी ट्रायल में प्रोसीजर क्या होगा, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? टू 262 प्रोसीजर बताता है समरी ट्रायल का। हाँ सर, तो Yes, जो समन्स केस का अगर सवाल पूछा जाए कि समन्स ट्रायल और समरी ट्रायल में अंतर क्या है, तो अगर पूछा जा रहा है ट्रायल में अंतर क्या है, और इसका बच्चे लोग कभी जवाब देने लगते हैं कि समरी ट्रायल में चोरी वाला 2000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इज दिस द प्रॉपर आंसर इनटू इंटरव्यू? आपसे ट्रायल में अंतर पूछा गया कि आपके प्रोसीजर में अंतर पूछा गया कि समन्स केस के ट्रायल का जो प्रोसीजर है और समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में अंतर पूछा गया, और आप बता रहे हैं कि किस तरह के ऑफेंस का समरी ट्रायल हो सकता। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और ये गलतियां मेंस में बहुत होती हैं बच्चे लोगों से। हम लोग ऐसी गलतियां ना हो स्टूडेंट से, इसी पे इस बार जबरदस्त तैयारी किए हुए हैं। तो कमिंग बैक कि 262 में प्रोसीजर दिया हुआ है समरी ट्रायल का। क्या कहता है प्रोसीजर? कि समन केस वाला फॉलो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? पढ़िए 262। ठीक है। So 262 procedure हाँ, तो मतलब प्रोसीजर जो समन केस के फॉलो किए जाएंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड होगा समरी ट्रायल केस का, समरी रिकॉर्ड, समरी मतलब संक्षिप्त रिकॉर्ड। वैसे आप जजमेंट पढ़ेंगे तो कोई भी आप जजमेंट पढ़ेंगे तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, वो सारी चीजें होती है, किसके बयान पे FIR दर्ज हुआ वो सारी चीजें लिखी होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे सारा डिटेल्स लिखा होता है। तो वो सारे डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है समरी ट्रायल में। क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, क्या क्या रिकॉर्ड होगा, वो सेक्शन 263 में दिया हुआ है। जजमेंट कैसे लिखा जाएगा समरी ट्रायल केस का, वो 264 में दिया हुआ है। सब्सटेंस ऑफ एविडेंस और जजमेंट कंटेनिंग ए ब्रीफ स्टेटमेंट फॉर द रीजंस ऑफ द फाइंडिंग, ये 264 में दिया हुआ है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही, चूंकि बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि समन्स केस के ट्रायल में और समरी ट्रायल में अंतर क्या है। तो अब एग्जैक्टली उस तरह का अंतर कर पाना, ये आपको इंटरव्यू में बोलना है, 1 लाइन 2 लाइन में। मेंस नहीं है कि आप इसको लिख रहे हैं। और तो आप सीधा इसमें कहेंगे कि सर मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ समन केस हैज बीन फॉलोड बाय वर्च्यू ऑफ कौन सा सेक्शन? 262 एक्सेप्ट द रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल एंड जजमेंट। तो जजमेंट, अब समन केस का जजमेंट कैसे दिया जाएगा? समन्स केस के जजमेंट में एक्यूटल और कन्विक्शन का जो जजमेंट है वो टेकिंग मजिस्ट्रेट एविडेंस लेने के बाद अगर जो भी जजमेंट है, जजमेंट का एक्यूटल और कन्विक्शन का जजमेंट समन्स केस में क्या सेक्शन है? 255। Yes, sir. 255. तो ये थोड़े अंतर है, इनको रिवाइज कर लीजिएगा और इनको बताइएगा। सर, एक अंतर ये भी बता सकते हैं इसमें जो पनिशमेंट दिया जाता है समरी ट्रायल में, वो 3 मंथ्स तक दे सकते हैं,
जबकि समन ट्रायल आपसे आपसे प्रोसीजर का डिफरेंस पूछा गया है। तौसीफ सर ने प्रोसीजरल डिफरेंस पूछा था। अगर सवाल प्रोसीजरल डिफरेंस का है, प्रोसीजर के बारे में उन्होंने पूछा था, उन्होंने पनिशमेंट के बारे में नहीं पूछा था। और अगर मान लीजिए कि मेंस में यही क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है प्रोसीजर के बारे में, आप बता रहे हैं ऑफेंस और पनिशमेंट के बारे में, तो उससे मतलब आपका आंसर इरेलीवेंट हो जाए। मेंस में कम नंबर आने के कारण, कम नंबर आने का एक ही कारण है कि आपका आंसर रेलिवेंट आप नहीं लिख पाते। अरे हम डॉक्टर थोड़े बने हैं कि 10 गो दवाई लिख दिए, ये सूट ना करेगा वो सूट कर जाएगा भाई। जस्ट वैसे मतलब आई हैव मैक्सिमम रेस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स, जस्ट एक उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं, तो किसी को डिमीन करने के लिए मैंने नहीं बोला। तो है जो आपका इसमें जो भी आंसर देना है, तो सेक्शन 262 को हम कोट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर प्रोसीजरल डिफरेंस की बात हो तो बट समन दोनों का सेम प्रोसीजर होगा ना, समझ नहीं है। और एक्सेप्ट एज हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, ये जो लास्ट वर्ड है एक्सेप्ट एज हियर इन आफ्टर मेंशन्ड का क्या मतलब हुआ? सर उसके नीचे जो भी सेक्शन आ रहा है वही दिक्कत। हाँ, 263 में अगर ऐसी चीज है तो उसमें टू शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। हाँ, 264 में भी शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यस सर। तो 263 और 264 को फॉलो करना है समरी ट्रायल में, और समन्स ट्रायल का जो जजमेंट जो है एक्यूटल या कन्विक्शन का, वो होगा 255 के हिसाब से। आपसे पनिशमेंट पूछा जाए कि समरी ट्रायल में मैक्सिमम कितना पनिशमेंट हो सकता है, तो कितना मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है समरी ट्रायल में? ये आंसर देंगे। चलिए हैंड रेज कीजिए, ध्यान से सवाल सुनिए और आंसर दीजिए। स्नेहिल मिश्रा, समरी ट्रायल का पनिशमेंट। कुमार सौरभ, यस। मनीष कुमार, Not exceeding 3 months. एग्जैक्टली। आपको 3 मंथ्स नहीं कहना है, नॉट एक्सीडिंग 3। थोड़ा इसको कह दीजिए नॉट एक्सीडिंग, ये थोड़ा सुनने में बढ़िया नहीं लगता है। और यस आलोक, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर चलिए तौसीफ सर, मैं बीच में इंटरवीन कर गया था। कंटिन्यू सर। थोड़ा सा बच्चे लोग को, चूंकि ये इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग को, अब जिनका कल है तो कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा। सबको फिर एक बंद कर दें। अब ये मुझे बताइए 164 में जो कंसेशन है वो क्या एसडीएम रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं? कंसेशन जो है, कंसेशन एसडीएम रिकॉर्ड कर सकता है? सर 1 by 1 एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके। नहीं आता किसको आंसर देना। चलिए आपसे 1 by 1 जो हैंड जिनका रेज है ना, उन्हीं से पूछा जाएगा। चलिए सवाल ये है कि कन्फेशन जो है
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं, इसका आंसर विवेक। सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कर सकता है रिकॉर्ड एज पर 164 सीआरपीसी क्लॉज 1। क्या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि कैन ए कन्फेशन बी रिकॉर्डेड बाय सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट और नॉट? सर कर सकता है। यस, आपका आंसर इंटरव्यू में ये होना चाहिए कि सर 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आई थिंक सेकेंड क्लास भी कर सकता हूँ। इस तरीके से डिसेंट आंसर दीजिए। कन्फेशन रिकॉर्ड करते वक्त ओथ एडमिनिस्टर किया जा सकता है एक्यूज पर और नॉट? नो सर, नहीं किया जा सकता है। कोर्ट अप्लाई नहीं करना। ये सभी नो सर, क्यों नहीं ओथ डिलीवर किया जाएगा? तो उसको फ्री माइंड से कन्फेशन करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। कुमार सौरभ, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ओथ एडमिनिस्टर कर दी कन्फेशन रिकॉर्ड करते हुए, तो विल दैट कन्फेशन बी एडमिसिबल इन एविडेंस? नो सर, आई थिंक सर। सर यदि जो है मैसेज जो है कन्फेशन अधिकार करने से पहले उसे या उसके अपराध के बारे में बताया है और ये कहा है कि जो अभी आपको जो है स्टेटमेंट देंगे वो आपके खिलाफ जो है साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी आप कहेंगे घटना के संबंध में वो सही कहेंगे, बिना दबाव के कहेंगे, और फिर वो जो है चेतावनी देने के बाद से अगर कन्फेशन अधिकार करता है तो उसको जो है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। आपसे सवाल क्या पूछा गया? सवाल ये पूछा गया कि सर जो है कन्फेशन जो अधिकार करता है इसमें उसको जो है साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? कन्फेशन को जो रिकॉर्ड, ये सवाल था या सवाल ये था कि कन्फेशन रिकॉर्ड करते वक्त अगर शपथ दिला दिया गया, ओथ एडमिनिस्टर करा दिया गया एक्यूज को, तो कौन सा? सर वो जो है यूज किया जा सकता है। आंसर नहीं और नहीं दिलाई जाएगी सर, एज कन्फेशन इनवैलिड होना चाहिए। सवाल ये है कि मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया ऑन ओथ, ओथ एडमिनिस्टर कर दिया, तो इज दिस कन्फेशन लीगली एडमिसिबल? नो सर, नो नो नो, वो पे नहीं होगा। अब वो समझ में आया सर, अब पे नहीं होगा। तो कन्फेशन इनवैलिडेट हो जाएगा सर, अगर एक बार वॉलंटरी नहीं माना जाएगा। तो अगर हम लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सवाल के बाद 1-2 मिनट का पॉज दीजिए, अब खुद आप लोग तय कीजिए कि पॉज आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सर देना चाहिए, देने के बाद ही समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हैं वास्तव में पूछा क्या जा रहा है। तो और अगर मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में ऐसी कोई नौबत आ गए कि आप सवाल नहीं समझ पाए, तो क्या करेंगे? चुप रहेंगे सर। मतलब इंटरव्यू बोर्ड ने सवाल पूछा, आप नहीं समझ पाए तो चुप रहेंगे? नहीं पहले चुप रहेंगे, मतलब चुप रहेंगे, फिर जो है पूछेंगे, कहेंगे सर प्लीज एक बार, मतलब एक बार और, मतलब रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, आप चुप नहीं रहना है। आप नहीं समझ पाए तो आप पोलाइटली कहेंगे कि सर मैं समझ नहीं पाया, कृपया एक बार फिर से सवाल बताने का कृपा किया जाए। तो मतलब सवाल
आप समझे नहीं है तो आंसर कभी मत दीजिएगा। सवाल समझे ही नहीं तो आंसर क्या देंगे? गलतियां होंगी वहां पर। और अगर ये आपकी पर्सनालिटी है कि सवाल समझे नहीं, अटपट जो बोले जा रहे हैं, तो फिर कैसा आपका पर्सनालिटी है? किस तरह की पर्सनालिटी निकल के आएगी? आपकी विजिलेंट केयरफुल पर्सनालिटी है या केयरलेस पर्सनालिटी है? किस तरह की पर्सनालिटी है? सर केयरलेस हो जाएगी पर्सनालिटी। आपका ग्राफ बिल्कुल वहीं डाउन हो जाएगा। और ये सारी चीजें काफी मायने रखती हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि सवालों के सही जवाब देना ही काफी नहीं है, वो तौर तरीके जिससे आपने जवाब दिया, वो अंदाज, वो भी मायने रखता है। तो अगर ओथ दिला दिया गया कन्फेशन को रिकॉर्ड करते वक्त, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 164 का बयान पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। 164 का 164, मैं सवाल को फिर से बता रहा हूं। 164 के अंतर्गत एक्यूज का कन्फेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है और उस दौरान कोई पुलिस ऑफिसर वहीं पे मौजूद है, तो क्या वो कन्फेशन वैलिड होगा या नहीं होगा? मजिस्ट्रेट किस समझ से वैलिड होगा? वैलिड होगा सर। वैलिड होगा सर, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की समझ कर रहा है। वैलिड नहीं होगा। सेक्शन एविडेंस सेक्शन 25 में वैलिड होगा। 26 में वैलिड होगा सर। और ये पुलिस जो है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यदि कन्फेशन कराती है, अब मजिस्ट्रेट की समझ जो भी कन्फेशन करता है वो ग्राह्य होगा, एडमिसिबल होगा। तो ये जो मजिस्ट्रेट है सेक्शन 26 का, क्या ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा? ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर। कहीं लिखा हुआ है कहीं सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा? नहीं सर, 26 में नहीं लिखा हुआ, 164 में कन्फेशन में लिखा हुआ, 164 में लिखा हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और 26 एविडेंस है वो ओनली मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने वो कन्फेशन रिकॉर्ड किया पुलिस कस्टडी में, will that be relevant, will that be admissible or not? अगर सवाल पे पॉज दीजिए 1-2 मिनट, और बहुत ही खूबसूरत आंसर आया है। जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत ही खूबसूरत आंसर था। उस आंसर पे विचार कीजिए, सेक्शन 26 पे विचार कीजिए और सेक्शन 164 पे भी विचार कीजिए। इस सवाल का जवाब अकेले सेक्शन 26 से नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 26 रीडिंग विद सेक्शन 164 सीआरपीसी। अब 1-2 मिनट का पॉज देते हुए सवाल ये है कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन रिकॉर्ड करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या यह कन्फेशन लीगली एडमिसिबल है? क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए? सर एविडेंस टाइप में तो है। नो सर। No, sir. टाडा में क्या था कि कोई भी गजेटेड पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया गया बयान वैलिड है, उसका इफेक्ट क्या होता था कि पुलिस ने ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके होते हैं? सरकार के सर, एडमिनिस्ट्रेशन के। और पुलिस, होंगे। हाँ, तो
चूंकि वो कन्फेशन वॉलंटरी नेचर का नहीं होगा और इस कारण से तो डेट अगर मान लीजिए कि कन्फेशन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखे तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेशन के चांसेस हैं अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो। Yes, sir. Incriminate parents. जबरदस्ती मार पिटवा तो कन्फेशन की सैंक्टिटी के लिए है। वो कन्फेशन जब भी रिकॉर्ड होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही द्वारा रिकॉर्ड होगा। 26 पे केस लॉज हैं, कई सारे केस लॉज हैं, तो केस लॉज की हमें जरूरत नहीं है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है कि कन्फेशन, क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके पूछा गया है कि 26 पहले तो पूछा जाएगा कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन जो है वो अगर कोई मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, आप बताएंगे एडमिसिबल होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल? आंसर जुडिशियल, बिकॉज 164 डज नॉट ऑथराइज रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन by a person other than metropolitan magistrate और हाँ तो 164 इजाजत नहीं देता। 164 only says कि confession can be recorded either by metropolitan magistrate or by judicial magistrate। तो 26 is in conflict with 164। तो चूंकि सेक्शन 26 ओनली सेज कि डेट कन्फेशन इज रेलेवेंट इफ इट इज रिकॉर्डेड इनटू इमीडिएट प्रेजेंस। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे एक डाउट, यस सर जो 26 में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है कन्फेशन तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में नहीं आ सकता है क्या? देखिए 164 के हिसाब से डेट कन्फेशन बी नॉट टेकन इनटू एविडेंस एंड डेट हैज टू बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। नाउ दिस इज नॉट ओनली एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कन्फेशन अंडर पुलिस कस्टडी। अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया, ऐसे रिकॉर्ड किया नॉट इन पुलिस कस्टडी, तो डेट कन्फेशन में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स कि ए कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसकी हाई प्रोबेटिव वैल्यू होती है और उस कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन के भी चांसेस हैं, कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए कन्फेशन पे कन्विक्शन हो सकता है? सर उसका प्रोबेटिव वैल्यू बहुत लो होगा। हाँ, तो इस पे बहुत सारे केस लॉ भी हैं, बहुत सारे कई सारे केस लॉ, पुराने केस लॉ हैं। अब ये प्रैक्टिस बन चुका है, प्रेसिडेंस बन चुका है कि कन्फेशन जब भी रिकॉर्ड होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा तो वो रिकॉर्ड करेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। और प्रेफरेबली कन्फेशन इज टू बी रिकॉर्डेड बाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कुछ स्टेट में हाई कोर्ट को ने रूल्स बना रखे हैं कि कन्फेशन इफ एनी इज टू बी रिकॉर्डेड बाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट चाहे तो रूल्स बना सकती है, चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही जो रूल्स हैं, जो हाई कोर्ट रूल्स बनाती है अगर क्रिमिनल प्रैक्टिस, तो कैन rule of high court be contrary to CRPC or it has to be in consonance with CRPC? If the rule is contrary to CRPC, तो rule will be binding और CRPC will prevail। क्या होगा, रूल वैलिड होगा या CRPC प्रिवेल करेगी ऐसे रूल पर? That is correct। तो चलिए ये पोर्शन भी हो गया आपका कन्फेशन का।
और यस तौसीफ जी, थोड़ा बच्चे लोगों को हम एक्सप्लेन करने लगे, क्या पता यही सवाल पूछ दे। चांसेस है तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ हाँ, बाकी किडनैपिंग या abduction के डिफरेंस बताइए आप लोगों को। बताइए मनीष, बताइए। किडनैपिंग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो सकता है या किडनैपिंग फ्रॉम लोकल गार्जियन हो सकता है। एब्डक्शन एब्डक्शन है, किडनैपिंग में होता है टेकिंग अवे या फिर इंटाइसिंग एनी पर्सन फ्रॉम लोकल गार्जियन। लोकल गार्जियन में होगा तो अगर मेल है तो बिलो 16 ईयर्स, फीमेल है तो बिलो 18 ईयर्स। तो जैसे ही लोकल गार्जियन से रिमूव किया तो किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया। एब्डक्शन में एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। किडनैपिंग में इंटेंशन इज इमटेरियल। एब्डक्शन में जब एब्डक्शन कर रहे हैं तो इंटेंशन मटेरियल होता है। किडनैपिंग पर से एक सब्सट्रैक्टिव ऑफेंस है। एब्डक्शन में एज क्राइटेरिया नहीं है। एब्डक्शन 13 साल के बच्चे का भी हो सकता है क्या? एब्डक्शन 13 साल का बच्चे का भी हो सकता है। अगर वो लॉकल गार्जियन में है तो किडनैपिंग में चला जाएगा। अगर वो अनाथ है, ऑर्फन है तो एब्डक्शन में जाएगा। तो वो ऑर्फन है, अनाथ है तो वो एब्डक्शन हो जाएगा। जी और एब्डक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्यों कहा जाता है? हाँ, एब्डक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहा जाता है क्योंकि एब्डक्शन जैसे ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया बाय फोर्स और डिसीजफुल मींस से किसी पर्सन को, फिर उस जगह से फिर किसी दूसरे जगह ले गया तो फिर एब्डक्शन हुआ, उस जगह से फिर तीसरी जगह ले गया तो फिर एब्डक्शन हुआ। तो ये कंटिन्यूइंग चेन ऑफ ऑफेंस है। और एक जगह ही लेके गया, उसके बाद फिर वहीं पर रखा रहा तो क्या होगा? एब्डक्शन हुआ लेकिन एब्डक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ एब्डक्शन का कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहा जाता है। आप बोल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले गया। और मैं कह रहा हूँ एक ही जगह ला के रख दिया तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस माने जाएगा एब्डक्शन? इसके बारे में बोलिए बोलिए, कौन बोल जब तक एब्डक्टेड पर्सन का रिकवरी दूसरे एक बार रुक जाइए, उनको बोल देना पड़ेगा। जब तक एब्डक्टेड पर्सन का रिकवरी न हो जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, तब तक वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं रहेगा। दूसरे आप बताइए। कंप्यूटर चलने वाला अपराध है क्योंकि इसमें इंटेंशन रहता है सर। सर इसमें हर पॉइंट पे डिसेप्शन या प्रूफ रहता है, इसलिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। ठीक है ठीक है। तो एब्डक्शन किसी पर्पस के लिए होता है बेसिकली, है ना? ऐसा भी कह सकते हैं। यस सर। और किडनैपिंग एब्डक्शन में जो फर्क है वो आपको इंटेंशन और इसकी ग्रेविटी का फर्क है। सर किडनैपिंग में इंटेंशन का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन एब्डक्शन में इंटेंशन मतलब अगर सही है तो वो कंडोम कर देता है। आप शुरू में जो जवाब दे रहे थे, आप दे रहे थे, मेरे भी नहीं दे रहे थे, शायद आलोक दे रहे थे ना? नहीं मैं नहीं दे रहा था सर। तो शुरू में अगर ये बताने के बाद अगर शुरू करते तो कितना अच्छा जवाब होता। होता कि नहीं? बाकियों के साथ क्या लगता है? होता सब बिल्कुल। पहले आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना, जो किडनैपिंग में हमारा स्टिक लायबिलिटी लगता है और जो आपका एब्डक्शन हमारा इंटेंशन लिखा जाता है। उसके बाद आपने किडनैपिंग में एब्डक्शन का एक ब्रीफ बता दिया, खत्म। एक इसका कंसेंट का भी डिफरेंस है ना कि कंसेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंसेंट कंडोम कर देता हाँ है। वो आप बताते रहिए, आगे बताते रहिए। मैं शुरुआत कर रहा था जो ओपनिंग लाइन थी, तो उसके बाद में बात कर रहा था। और एक चीज और था, वो शायद मैं सुन नहीं पाया कि मुझे शायद याद भी नहीं आ रहा, भूल गया अभी। एक सवाल में, हाँ, अनाथ से संबंधित कोई बच्चा अनाथ है तो क्या सवाल था? मैं सुन नहीं पाया था, यहाँ था नहीं। उसका एब्डक्शन हो सकता है कि एब्डक्शन होगा, किडनैपिंग उसका होगा या नहीं? किडनैपिंग तो नहीं होती सर, क्योंकि वो अनाथ है और लॉकल गार्जियन है नहीं, उससे तो किडनैपिंग हो नहीं सकती। तो क्या हम कह सकते हैं इंडिया से बाहर लेकर अगर किसी ऑर्फेनेज में किसी कस्टडी में हुआ तो हो सकता है। मेरा सवाल
ध्यान से सुनिए, बोलिएगा नहीं, जब मेरा सवाल खत्म हो जाए 1-2 मिनट का पॉज दीजिएगा। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई गार्जियन नहीं है, क्या उसको लीगली उसकी किडनैपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? सर हो सकती है सर, भारत में से हो सकती है सर, दो जगह, दो प्रकार से होती है, इंडिया से और लाखों गार्जियन से, तो सर उसको इंडिया से हो सकती है सर। सवाल सीधा पूछा गया है कि कोई लीगल गार्जियन, उसका कोई भी गार्जियन नहीं है। किडनैपिंग रिमूविंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप आएगा। आपका एक पार्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया या इंडिया से अगर किडनैपिंग इज रिमूविंग ए माइनर और ए मैन और unsound person from lawful guardianship is kidnapping. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एक अलग चैप्टर है, उस पर नहीं पूछा गया। भाई जब लॉफुल गार्जियन हुए नहीं तो फिर कैसे होगा ना वो? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब्डक्शन नहीं है। हाँ, वो एब्डक्शन किसी भी एज के पर्सन का हो सकता, और किडनैपिंग सिर्फ या तो माइनर है या अनसाउंड माइंड का आदमी है, या किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किसका, क्या मेजर पर्सन का हो सकता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया? एनी पर्सन हो सकता है। ये जो अभी आप लोगों ने बताया कि एब्डक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, बिल्कुल सही बताया। सवाल यह है कि क्यों है एब्डक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस? यस शिवांगी। यस सबिहा, एब्डक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्यों है? यस तुलसी। यस बताइए। किसी पर्पस से, किसी इंटेंशन से उसको एडॉप्शन किया जाता है। तो जो भी इंटेंशन के साथ होगा सबका सब कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो जाएगा। सर आज तक मतलब अफेक्टेड पर्सन का रिकवरी ना हो जाए तब तक तो वो ऑफेंस कंटिन्यूइंग ही रहेगा, क्योंकि वो ऑफेंस मतलब अभी वो सॉल्यूशन नहीं निकला उसका। ये जबरदस्ती का आंसर है। आप में से सर सॉरी हम माइक ऑन नहीं कर पाए थे सर। हम ये कह रहे थे कि क्योंकि फोर्स का जो एलिमेंट है वो बना रहता है जब तक अब्डक्शन का पर्पस पूरा नहीं होता, इसलिए वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना जाता है। फोर्स और डिसीटफुल मींस क्या? एब्डक्शन कंटिन्यूज एज लॉन्ग फोर्स एंड डिसीटफुल मींस कंटिन्यू। सर अपहरण इसलिए लगातार चलने वाला अपराध है क्योंकि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का अपहरण किया तो मैं भी तो अपहरण का अपराध किया, और मेरे से यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति का अपहरण कर लिया तो वो भी अपराध का दोषी होगा। इसलिए जो अपराध जो है कंटिन्यूअस करने वाला अपराध है। अब चलिए इसको एक मतलब इंटरव्यू को हाईजैक मत कीजिए। छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। छोटे छोटे सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये हाइपोथेसिस अगर हम केवल किडनैपिंग एब्डक्शन का बनाएंगे तो 1-1 महीना तक क्लासेस चलती रहेंगी। एक आदमी ऑलरेडी एब्डक्टेड है, मान लीजिए कि आपने किसी को ऑलरेडी एब्डक्ट कर लिया, आप में से हम एब्डक्ट कर लिए, तो आप एब्डक्ट कर लिए तो आप लॉफुल गार्जियन होंगे उसके। आपने आप मतलब ये किस तरीके का सवाल है और किस तरीके की चीज है, और इसीलिए मैंने कहा बुरा मत मानिएगा, ये पूरे क्लास को हाईजैक करने की बात होती है कि क्लासेस में हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं और क्लास को ट्विस्ट कर दिया गया कहीं और। ऐसे तो एक भी टॉपिक नहीं हो पाएगा। हम बुरा नहीं मानिएगा, बुरा लगे तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, कल इंटरव्यू है बहुत सारे बच्चे लोगों का। चलिए अब क्या तौसीफ जी, अब ऐसी चीजें बिना किसी डायरेक्शन के चलनी चाहिए, क्या करें हम लोग?
सही है, जितना सवाल हो सकता है उतना कवर किया। अब हाइपोथेसिस आ रहा है कि ए ने बी को किडनैप कर लिया है, बी के कस्टडी में से सी किडनैप कर लेता है। इस तरह के हाइपोथेसिस, इररिलेवेंट हाइपोथेसिस, सर प्लेस चेंज होना इस तरह से भी तो हो सकता है ना। हाइपोथेसिस बहुत सारे हो सकते हैं। अब सवाल है कि कल सुबह को हम लोगों का इंटरव्यू हुआ और अभी हम लोग इस हाइपोथेसिस, अरे जो मेन चीज है उसको कवर करके हम जाएंगे ना इसमें। यस सर, करा दीजिए आप सर अपने। एबडक्शन जो है, एज लॉन्ग, मान लीजिए कोई आदमी है, आप फोर्स या डिसीटफुल मीन्स, अगर फोर्स हटा लेंगे या डिसीटफुल मीन्स हटा लेंगे तो वो आदमी एबडक्टेड रहेगा या चला जाएगा? सोचिए, हमने आपको एबडक्ट कर लिया, चाहे धोखे से चाहे जबरदस्ती, वो धोखे का पता लग गया और हमने फोर्स हटा लिया, तो आप रहेंगे हमारे पास कि चले जाएंगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि एबडक्शन कंटिन्यूज एज लॉन्ग फोर्स और डिसेप्शन एग्जिस्ट। जैसे ही फोर्स और डिसेप्शन सीजेस टू एग्जिस्ट, एबडक्शन सीजेस टू कंटिन्यू। So therefore abduction is called continuing offense. Abduction substantive offense है या नहीं है? नो सर। और कंसेंट ऑफ पर्सन, एबडक्शन में कंसेंट मटेरियल है या नहीं है? एबडक्शन में कंसेंट इज मटेरियल और नॉट? यस सर। बाकी लोग? नो सर। नो सर। कंसेंट इज नॉट। और कंसेंट मटेरियल एबडक्शन में और किडनैपिंग में कंसेंट? मटेरियल किडनैपिंग में। ये मेंस या रेलिवेंट है या नहीं किडनैपिंग में? रेलिवेंट नहीं है। नो सर। किडनैपिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है या एबडक्शन या दोनों? किडनैपिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। एबडक्शन को ऑक्सिलरी एक्ट कहा जा सकता है? एबडक्शन इज ऑक्सिलरी एक्ट या नहीं? सहायक एक्ट? ऑक्सिलरी है। हाँ, इट इज किसी दूसरे और ऑफेंस के साथ, जैसे आपका 364 है, 365, 66, ये सब भी अगर है तभी वो मतलब 300 जो आपका जो एबडक्शन है, डेट एबडक्शन ऑक्सिलरी एक्ट है। चूंकि एबडक्शन की कहीं सिर्फ एबडक्शन की पनिशमेंट दी हुई है कहीं आईपीसी में, एबडक्शन विथ करके ऐसा दिया हुआ पनिशमेंट। तो ये भी सवाल पूछा गया कि एबडक्शन की क्या सजा दी गई है आईपीसी में, यही सवाल कि एबडक्शन की क्या, तो आपको कहना कि सर सिर्फ एबडक्शन की सजा नहीं दी गई है आईपीसी में, एबडक्शन किसी और ऑफेंस के साथ मिक्स है, वहां पे सजा दी गई है। जैसे 364 क्या है, देखिए बताइए। किडनैपिंग और abducting in order to murder. और 364 ए Ransom, sir. Kidnapping for ransom. तो एबडक्शन जो है किसी और ऑफेंस के साथ मिक्स होगा तभी वो पनिशेबल आईपीसी में है। और एबडक्शन हमेशा किसी न किसी पर्पस के लिए किया जाता है, और या तो मर्डर के लिए या रैंसम के लिए या किन्हीं और चीजों के लिए। तो आई होप एंड बिलीव कि दिस पोर्शन इज कंप्लीटेड। Yes. और Yes, sir. आपका तौसीफ जी अब आगे बढ़ाएंगे। तौसीफ जी लगता है कि यस तौसीफ जी हैं। यस
थेफ्ट रॉबरी और आपको डकैती का एग्जाम एक्सटॉर्शन का ना, एक्सटॉर्शन कोई बताया मुझे, पहले एक्सटॉर्शन बता दिए, रॉबरी एक्सटॉर्शन में क्या करते हैं? अरे बताइए आप हैंड अप करिए। हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। रॉबरी का प्रयास भी सर रॉबरी कहलाता है, लेकिन सर एक एक्सटॉर्शन का प्रयास सर एक्सटॉर्शन ही कहलाता है। ये कौन सा जवाब हुआ? इसका प्रयास ये कहलाता है, उसका प्रयास ये कहलाता है। एक्सटॉर्शन और रॉबरी में नंबर ऑफ पर्सन भी डिफरेंशिएट होता है। जैसे रॉबरी में रॉबरी में नंबर ऑफ पर्सन होता है क्या? कैटिंग होता है। थेफ्ट जो है 378 में बताया गया है, जो कि ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, जबकि एक्सटॉर्शन जो होता है मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, जो कि 383 में बताया गया है। सर जो थेफ्ट होती है उसमें कंसाइंट जो होती है उसमें परमानेंट होता है, विदाउट कंसेंट जो है किसी व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है नोट किया जाता है, जबकि उसमें जो है एक्सटॉर्शन को फियर में डालकर किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी को जो है जो साइन वगैरह। ये चैन स्पेशल जो होता है, चैन किस गले को जा रहे हैं, आपके गले पर छिड़ गया तो ये कौन सा ऑप्शन छिड़ा? ये चोरी द्वारा लूट का अपराध हुआ। चोरी द्वारा भी ये कौन सा प्रोविजन में जाएगा? ये 390 में ही जाएगा। 390। बाकी लोग प्रोवाइड कीजिए, बाकी लोग सर वहाँ पर भी बताया गया है कि प्रत्येक प्रकार के लूट में या तो चोरी होगा या तो लूट। रॉबरी में आएगा। मैं एग्जाम्पल तो आपको बता दिया ना, एक सर स्नैचर रॉबरी में आएगा। इसमें स्नैचर में आपको गले से हार खींचा जिसकी वजह से आपको चोट लग गई, गला जो है वो पूरा कट गया। ये आराम से बताइए, आराम से एक एक करके बोलो। एक एक करके बोलिए। विवेक बताइए आप क्या कह रहे हैं? सर 379 रेड विथ 356 रेड विथ 325। और 392 क्यों नहीं होगा? 392 भी होगा। गला कट गया है, इंजरी हो गई है। अगर इंजरी नहीं होती तब बात कुछ और होती, लेकिन इंजरी होने पे क्या होगा? इफ हर्ट इज कॉज्ड, सर रॉबरी में आ गया। और थेफ्ट के साथ भी कुछ ऐसा दिया हुआ है सेक्शन। थेफ्ट में सर इंजरी पे स्कोप नहीं है, बट रॉबरी में है। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। सब 392 और 325 का ही चार्ज रहेगा। सर 392 चार्ज रहेगा बस रॉबरी। चोरी द्वारा तो भी होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहत या तत्काल सदोष और के भय में कार्य करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो चोरी द्वारा लूट होगा। तो यहाँ उपहत हो रहा है ना, उसको क्षति हुई है ना। यस सर मैं बोलती हूँ यस। सर यहाँ पे एक्सटॉर्शन में भय दिखाकर कोई चली अचल संपत्ति ली जाती है, या फिर ये टेलीफोनिक भी हो सकता है। सर यहाँ पे जो अपराध कर रहा है जो व्यक्ति, वो सामने में होना ना होना ये जरूरी नहीं है। और इसमें लूट के साथ ऐसा है ना, लूट के समय में चली अचल संपत्ति को कोई बल या हिंसा द्वारा छीन लिया जाता है इसकी सहमति के बिना, और वहाँ पे जो ये अपराध जो व्यक्ति कर रहा है उसका उपस्थित होना जरूरी होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि थेफ्ट, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट इंजुरी इज कॉज टू विक्टिम, ये क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। थेफ्ट कोई कर रहा है, उसमें इंजुरी, जेब कतरा, आपका पॉकेट काट रहा। बाकी बच्चे लोग बताइए। क्योंकि फियर ऑफ इंजरी है, वो चेन से गले से चेन निकाल रहा है तो उसको पता है कि इंजरी हो सकता है। नहीं पता नहीं, गले से चैन खींचा
और इंजरी जो है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब वैसे तो हार्ट का डेफिनेशन, आपने किसी का कॉलर भी पकड़ लिया, वो भी हार्ट के डेफिनेशन में आएगा। और ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं, और इसके लिए सीआरपीसी में प्रोविजन है 221 व्हेन इट इज डाउटफुल कि व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड। तो एग्जैक्टली कह पाना 221 सीआरपीसी का कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम लोग 221 का रिकोर्स लेते हैं। तो सवाल ये है, मेरा सीधा सा सवाल है, थेफ्ट करते वक्त अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो क्या होगा? क्या होगा? रॉबरी होगा सर। रॉबरी होगा। सेक्शन क्या लगेगा इस पे? 392 या 394? 92 सर। और 394 क्या कहता है? voluntarily causing hurt in पढ़ के सुनाइए। 394 voluntarily causing hurt in committing robbery. If any person in committing or in attempting to commit robbery voluntarily cause hurt such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous. मान लीजिए कोई महिला सोने का चैन पहन के मार्केट जा रही है, पीछे से दो बाइक वाले आए और महिला का चैन छीनने का प्रयास किए। वो चलती बाइक में थे, चैन पे हाथ नहीं लगा उन चोरों का, लेकिन धक्का ऐसा लगा कि महिला गिर गई, उसे चोट लग गया। क्या ऑफेंस होगा? चैन में कोई सामान लिया नहीं गया। 394 है। और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, Yes, sir. Attempting. देखिए 394 ने कहा, ये से पूछे हुए सवाल है। यही सवाल ऐसे ही कि कोई महिला मार्केट जा रही है, पीछे से दो बाइक पे आए स्नैचर, उन्होंने चैन छीनना चाहा, चैन नहीं छीन पाए। जो थेफ्ट के लिए मूविंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज नेसेसरी। चैन महिला के गले में ही है, अगर टूट के नीचे भी गिर गई तो थेफ्ट कंप्लीट। अगर मान लीजिए, देखिए दो सवाल बहुत ही वाइटल सवाल हैं, समझ। कोई महिला मार्केट जा रही है, पीछे से आया स्नैचर, उन्होंने चैन खींचा, हड़बड़ी में चैन नीचे ही गिर गया, वहीं चैन लेके नहीं जा सका, चैन उसके गले से टूट के वहीं नीचे गिर गई और वो भाग गया। तो ये अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट होगा या थेफ्ट इज कंप्लीटेड? पहला सवाल। एज पर द डेफिनेशन थेफ्ट इज कंप्लीटेड। लेकिन दूसरा सवाल कि महिला जा रही है, बाइकर आए, चैन छीनना चाहे लेकिन चैन नहीं छीन पाए, क्योंकि आ रहे थे, नहीं चैन तक हाथ पहुंच पाया, लेकिन उस प्रयास में महिला गिर गई नीचे और उसे चोट लग गई। तो क्या 394 लग सकता है? नहीं लग सकता। या तो ब्रीदिंग हर्ट होगा या सिंपल हर्ट हो सकता। 394 सवाल के इंग्रेडिएंट में दिया गया है कि चैन तोड़ने के इरादे से आए, चैन जो सोने की चैन पहन रखी थी। अगर आपके सवाल में क्लियर है कि चैन तोड़ने का इरादा, अगर वो क्लियर है तो अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट हो सकता है। उस महिला के गले पे झपट्टा मारना क्या एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस आएगा विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 511? लेकिन फिर यहाँ पे हिंसा का प्रयोग हो रहा है, तो चोरी में हिंसा का प्रयोग वो चैन तोड़ने के लिए ही हाथ बढ़ाया था। सवाल में यह है कि चैन तोड़ने की नीयत से अगर आते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन
पिछले प्रीवियस इंटरव्यूज में कि चैन तोड़ने के इरादे से उन्होंने उसके गले पे हाथ मारता, चैन नहीं टूट पाई, लेकिन महिला नीचे को गिर गई और महिला को इंजरी हुआ। तो क्या ये सिंपल हर्ट है या 394 अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट होगा, यहाँ पे नहीं होगा? पहला सवाल। 394 ही होगा सर, क्योंकि अगर उसका इंटेंशन है अगर सेम झपटने का और इस आशय से वो गिर गई है महिला तो 394 पढ़िए। अच्छा अच्छा, यस। स्वेच्छा प्रतिकारित करने, यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छा प्रतिकारित करेगा तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसे लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होगा, वह आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर सिर्फ उसको जो हर्ट हो जाता है तो 394 में जाएगा, अगर हर्ट नहीं होता है ओनली अटैक होता है तो सिर्फ 393 में जाएगा। 393 में उसको हर्ट नहीं होता है और दैट इज अनसक्सेसफुल, तो पढ़िए 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. आप लोग भी सभी बच्चे लोग विचार कीजिए, वो आया गर्दन पे हाथ मारा, महिला को इंजरी नहीं हुई, तो गर्दन पे हाथ मारना महिला को इंजरी नहीं हुई, तो इन हालातों में क्या वो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी होगा? रॉबरी के लिए या तो इमीडिएट फियर या इंजरी का होना जरूरी है। हाँ सर जरूरी है। यस सर। तो उन इमीडिएट फियर तो है नहीं, वो आते हैं हाथ मारते हैं, उन्होंने कोई इमीडिएट फियर वाली काम तो करी नहीं, या करी कोई? नहीं करी तो कोई इमीडिएट फियर नहीं, और इंजरी भी नहीं है, तो ये रॉबरी होगा? तो ये ऐसे ही छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल छोटे छोटे, तो आपको बस इसको केवल अब जो है हम लोगों का इंटरव्यू थोड़ा एडवांस सेशन इनटू द सेंस कि अब आप जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि आपसे सवाल पूछ दिया करेंगे और इन चीज़ों को पिन पॉइंट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने किडनैपिंग एब्डक्शन से पूछा, इन सारे चीज़ों से जो एरिया जो बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं उन एरियाज को एक्सप्लेन कर दिया। आप रिवीजन कर ही रहे हैं, जो आपकी मिस्टेक हो रही है हाईलाइट हो ही रही है, तो इस हिसाब से ये अच्छा रहे क्या विवेक? यस सर, जो अभी आपने एकदम लास्ट में सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर पर 356 राइट पे 379 होगा। थेफ्ट तो नहीं हुआ ना, अगर चैन उसकी टूट के हिल जाती तो 379 नहीं होगा। 379 रेड विथ 511 एंड 356 हो सकता। थेफ्ट का अटेम्प्ट किया, थेफ्ट नॉट सक्सेसफुल, तो केवल 511 लगेगा या 511 रेड विथ 379 लगेगा? तो 511 रेड विथ 379। और क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है तो 356 आ सकता है। अब सर एक छोटा सा डाउट ये है कि उस दिन भी रह गया था, अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कशन हुआ था क्लास में सर, जब वो उसको न्यू ड्राइवर को चेंज तो रेस्टोरेंट तो हुआ ही होगा ना? हाँ, रेस्टोरेंट के केस में 390 आ सकता है कि नहीं हो सकता? यस, रेस्टोरेंट के केस में बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आप जब केस लॉ पे जाएंगे ना
तो आपको पुराने पुराने या ऐसे केसेस मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं, आपके फेवर में भी आपके अगेंस्ट में भी मिलते हैं। लिटरली स्पीकिंग, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो रॉबरी का डिफिनीशन है, रॉबरी के डिफिनीशन में बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन वो मोहम्मद शहजाद वाला जो केस था, जो बताया था पिछले क्लास में, उस केस के हिसाब से। तो अब देखिए, आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो मोहम्मद शहजाद के केस के खिलाफ हो, एंटीथेसिस हो। आप देखते हैं कि हाई कोर्ट के ओपिनियन में कन्फ्लिक्ट है, कोई हाई कोर्ट कुछ कर रही है, कोई हाई कोर्ट कुछ कर रही है। तो ये लॉ एक ऐसा डिसिप्लिन है कि एक ही चीज पे दो कंट्ररी ओपिनियन दो डिफरेंट हाई कोर्ट में हो सकता, एंड देन मैटर इज टू बी फाइनली सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग अभी केवल डेफिनेशन के ही हिसाब से जाएंगे, और 390 का डेफिनेशन है, पढ़ दीजिए। रॉबरी में या तो थेफ्ट हो सकता या एक्सटॉर्शन हो सकता। रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। कह सकते हैं इसको एग्रेवेटेड फॉर्म क्यों माना जाता है रॉबरी को? वो आपको फियर आ जाएगा, आपको वॉलंटरली कॉजेज और कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट, इंस्टेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो फियर हो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो, या हर्ट हो, या डेथ का फियर, तो ये सारी चीजें रॉबरी के इसेंशियल्स में। दीज इसेंशियल्स डिफरेंशिएट बिटवीन रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन। ये भी हम लोग देखते हैं, एक्सटॉर्शन में एक्यूज का वहाँ टेलीफोन के जरिए एक्सटॉर्शन हो सकता है, हो सकता है। और टेलीफोन के जरिए रॉबरी हो सकती है। नहीं टेलीफोन के जरिए थेफ्ट हो सकता है। नो सर। तो एक्सटॉर्शन जो है उसमें अंतर इतना ही है कि उसमें फियर इमीडिएट नहीं होता। मैं कहूँ कि मेरे को इतना पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारी प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगा, तो हो जाएगा एक्सटॉर्शन। हो जाएगा। कोई रिपोर्टर आता है और फोटो खींच लेता है, कहता है कि मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगा। किसी ने किसी का स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया और कहता है कि स्ट्रिंग वाली वीडियो है, मैं टीवी पे अभी जा रहा हूँ एयर करने, नहीं तो पैसे दो, तो एक्सटॉर्शन आ जाएगा। अगर कोई रिपोर्टर आपका स्ट्रिंग बना लेता है या नहीं बनाया है, मान लीजिए वो आपसे सिर्फ कहता है कि आपका स्ट्रिंग है मेरे पास, ये देखिए खुफिया कैमरे में, अगर आप चाहते हैं कि ये न्यूज ना चले तो इतने पैसे दे दीजिए। विल दैट बी ए केस ऑफ एक्सटॉर्शन? बिल्कुल सर। Yes, sir. Yes, sir. Fear तो कोई नहीं। तो चलिए, आज 11 बजे का ही टाइम था, लेकिन हम लोग 11:40 पौने 12 होने वाले हैं। तो चलिए अब, लेकिन अच्छा एक चीज और आप सारे बच्चे लोग बताइए, हम लोगों का डिस्कशन थोड़ा फ्रूटफुल हो, थोड़ा हमारे जो इंटरव्यू के लेवल से काम आया।